मैं सबसे पहले विद्यार्थी मंच की प्राण जिसको कह सकती हूँ मीरा सिन्हा मैम को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि आप यहाँ आइए प्लीज मैम। ताली से स्वागत। साथ ही हमारे वरिष्ठ नाटककार हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक प्रताप महेश जायसवाल सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप प्लीज सर विवेक लाल को भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप यहाँ पर आए। अरे मेरी क्या हिम्मत है हमारी भी क्या है उमा मैम तो जहाँ हम रहेंगे वहाँ मैम रहेंगी और जहाँ मैम रहेंगी वहाँ हम रहेंगे तो उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं उनको आमंत्रित कर मैम आप ही आ जाइए। मैं हूँ आगे बढ़ाओ। इसके साथ ही सबसे पहले कहते हैं कि युवाओं को जोड़ने की जो कहते हैं ना बीज जहाँ पर आए और जब नाटक कर रहे थे रिहर्सल के दौरान तो अजर सर के साथ भी वो जो अनुभव रहा है और वो हमेशा कहते थे कि तुम लोग एमए में पढ़ रहे हो समीक्षा किया करो कर सकती हो। फिर वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना वो हमारा रंगअड्डा के तौर पर यहाँ पर आया कि हम वहाँ नाटकों की समीक्षा भी करें जिससे हम और भी नाटककार को जाने और कहते हैं नेपथ्य और मंच दोनों की जो समझ है वो होना बहुत जरूरी है और इसलिए हम इस रंगअड्डा का वहाँ पर स्थापना किए थे और ये अभी चल रहा है। तो इस रंगअड्डा के केंद्र में है मॉलियर, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश और विजय तेंदुलकर। इसमें से 2 नाटककार तो हिंदी के हैं और एक पाश्चात्य नाटककार है जो फ्रांस के रहे हैं और एक है विजय तेंदुलकर जो महाराष्ट्र के मतलब कोई भी नाटक मराठी नाटककार रहे हैं और इनकी हर विधा पर अमूमन पकड़ रही है। फिल्म के क्षेत्र में इन्होंने भी काफी प्रसिद्धि इन्होंने पाया है। तो अब मैं सबसे पहले मॉलियर पर अपनी बात रखूंगी कि कहा जाता है कि अगर किसी फ्रांसीसी भाषा के नाटककार का नाम लिया जाए या मॉलियर का नाम लिया जाए तो कि हम फ्रांसीसी भाषा को जान लेंगे और फ्रांसीसी भाषा के कोई जानना चाहे नाटक के माध्यम से तो वो मॉलियर का नाम आता है ये माना जाता है। तो और मैं बता दूं कि मॉलियर जो है वो हास्य और कॉमेडी मतलब ट्रेजेडी जिसको कहते हैं कॉमेडी मतलब वो त्रासदी और कॉमेडी का एक मिश्रण रहता है उनके नाटकों में। तो इस तरह की उसकी जो जानकारी है या उसकी प्रासंगिकता पर बात करने के लिए मैं प्रकाश प्रियांशु को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने आलेख का पाठ करें। सभी को धन्यवाद। और मैं शोध पर आलेख नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा बातचीत करूंगा केवल, क्योंकि पिछले 20 दिन से मैं विद्यालय कामों में व्यस्त था और स्पोर्ट्स को लेकर के थोड़ा सा इस नाटक में मैं बात करूंगा। तो कोई भी कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, अपने समय के अनुकूल बहुत प्रासंगिक होता है। एक भूत में घटित घटना वर्तमान के संदर्भ में किस तरह से प्रासंगिक हो सकती है। अभी जो वर्तमान समय जो चल रहा है ये समय में धोखा, छल, पाखंड तमाम समस्याएं बनी हुई। ऐसी स्थिति में जिस नाटक पर हम बात करेंगे निश्चित तौर पर प्रासंगिक है। उस नाटक को उठा के देखा जाए और आज के समय को उठा आज प्रायः समाज में चाहे सोशल मीडिया हो जैसे भी हो छल प्रपंच का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी प्रभावित है। युवा पीढ़ी को यदि हम लोग बातचीत करते हैं छोटे स्तरों से भी बेसिकली 11-12 के बच्चों से भी तो उन्हें लगता है नागवार समझ में आता है, हम लोग गलत करें। वही बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो जो 11-12 से निकले वही कॉलेज में जा रहे बच्चे। ये बहुत बड़ी चुनौती। मुझे लगता है कि 1664 के आसपास ये नाटक मुझे लगता है लिखा गया था और उसी पर हम बात अभी थोड़ा
इस नाटक की खास बात यह है, धार्मिक पाखंड आता है। यदि एक पॉइंट को वहां से नाटक को उठाया जाए तो आज हमारे समय में भी धर्म के नाम पर पाखंड बहुत दिखाया जा रहा है। पाखंड किया नहीं जा रहा। हमारे अंदर में, हमारी युवा पीढ़ियों के अंदर में धर्म के प्रति जो चिंतन की अवधारणाएं जो दी जा रही है वो कहीं ना कहीं वो यथार्थ नहीं है। यदि हम धर्म को माने तो धर्म क्या कहता है? मेरी दृष्टि में तो धर्म ये होता है कि मानवता का पहला धर्म है। मनुष्यता का धर्म से कोई और धर्म बड़ा नहीं हो सकता। और यही मनुष्यता का धर्म हमारे अंदर में गलत रूप में पेश किया जा रहा है। भोलापन जो नाटक में पहले से चर्चित है। यदि कोई व्यक्ति सीधा साधा है, सत्य बोलता है, तो उसके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। और हर वो व्यक्ति उठाता है जिसे लगता है कि हम अपने बौद्धिक रूप में इससे जीत पा रहे हैं। अंधविश्वास की भी यही बात आती है। हम 3 बात को लेकर के कर रहे हैं। पिछले 2 महीने पहले की घटना बता रहे हैं। बिहार के एक समस्तीपुर की तरफ की घटना। अंधविश्वास के चलते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये बात मुझे तब याद आता है जब महिला अंचल की बात हम पढ़ने लगते हैं। आदमी उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन मृत्यु हो गई। ये अंधविश्वास आज के समय में मोलेंडर तारदोपी के नाटक की बात करें तो ये सीधा देखा जाए तो धर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन औचित्य और दिखावे के नाम पर वास्तविकता की सदियों से पुरानी चिंता उनके पास बैठी हुई है। सोच रहे हैं, चिंतित उस विषय को। नाटक में जिस केंद्रीय समस्या को उठाया गया है उसमें कहीं ना कहीं पाठक के सामने सवाल खड़ा कर देता है सोचने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। धार्मिक पाखंडी होने के साथ साथ जरूरी नहीं कि वो नाटक में नाटक दिखा, लेकिन इस तथ्य के साथ वो अपनी शक्ति को स्पष्ट करना चाहता है। उसका उपयोग करके हेर फेर करने का प्रयास भी करता है और संभवतः कुछ हद तक सफल भी होता है, लेकिन उसका पाखंड जग जाहिर हो जाता है। यानी आज के समय में जो हम पाखंड छल फरेब करते हैं, हम भले कितना भी सोच लें कि हम बहुत बौद्धिक हैं, हम छुपा लेंगे, लेकिन जनता को समझ में आ जाती है। और जब व्यक्ति को समझ में आ जाएगा तो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर समाज में उसका क्या स्थिति होगी आप स्वयं पर प्रश्न रख देते हैं। लोगों को धोखा देना कोई बुरा बात नहीं है, लेखक के अनुसार एक जगह देखते हैं हम, लेकिन लोगों को इस हद तक धोखा देना कि इससे उनकी भलाई को खतरा हो सकता है। उन्हें धोखा देना और उन्हें पता चल जाना निश्चित रूप से बुरा हो सकता है। तारतुर्य अपने तर्क को साबित करने के लिए एक गालमुद्रे का जायगोष्ठ का उपयोग करते हैं। यह दिखाया गया ना, एक कोट हम करें वहीं का बात। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यदि हम सोचेंगे नहीं तो हम रहेंगे कहां से? हमारे लिए सोचने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, इसलिए हम सोच रहे हैं। अंतिम की तरफ हम थोड़ा बढ़ेंगे। अन्याय को बाहरी ताकत के द्वारा सही किया जाना चाहिए क्या? अन्याय को बाहरी शक्ति के द्वारा क्या हम सही कर सकते हैं? एक प्रश्न भी खड़ा होता है। तारतुर्य के द्वारा ऑर्गन को धोखा देने वाली जो हमारे पास जो समस्या आती है, जो घटना आती है, उसके द्वारा हल हम नहीं कर सकते। घटना को सही करने के लिए राजा से रीट के रूप में एक देवता की आवश्यकता होती है, लेकिन लुईस खुद को धरती पर ईश्वर की सबसे करीब मानते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। वो ऐसा लगता है, एक जगह मैं आज के प्रासंगिकता के संदर्भ में बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सरकार में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है वो राम का अवतार है। इस बात पे हम क्यों प्रासंगिकता को ला रहे हैं? क्या ऐसा संभव है कि वो व्यक्ति राम का अवतार है?
हमारे सामने ऐसी भावनाओं को थोप दिया जाता है, दबा दिया जाता है और हमें राष्ट्रवाद का चोला एक दिखा दिया जाता है कि हम राष्ट्रवादी हैं। बाकी अपनी बात को हम यही खत्म कर देंगे।